अभी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। यस, तो पाइथन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया इस डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कुछ टाइम बाद, सेशन के बाद। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत जनरल क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, आपके ओरल में भी आएंगे और आपके थ्योरी पार्ट में भी आएंगे, मतलब सेमेस्टर एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है लिस्ट एनी आउट एनी 5 फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप किसी भी ओरल में जाओगे इंटरव्यू, जो आपसे लेते हैं वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि सबसे पहले पाइथन क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम 5 फीचर्स पता होने चाहिए पाइथन के। 5 ऐसे कौन से फीचर है जो इंपॉर्टेंट है और जो ईजी है याद करने में। सबसे पहला जैसे क्या होता है, ईजी टू कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो आपको याद रहेगा वही आप ध्यान में रखो। सबसे पहला आपको क्या, ईजी टू कोड। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की आप फीचर में डाल सकते हो ईजी टू कोड। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ईजी टू कोड। दूसरा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, ओपन सोर्स। ओके, फोर्थ आप क्या डाल सकते हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या फिर पोर्टेबल लैंग्वेज, या फिर जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट। इतने सारे फीचर्स आप मेंशन कर सकते हो। तो आप 5 याद कर लो इजी वाले। सबसे पहले इजी टू कोड, दूसरा ओपन सोर्स, तीसरा जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट, पोर्टेबल लैंग्वेज आप किसी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ये 5 फीचर्स हमेशा याद रखो, आपको यूज आएगा। और ये 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में। इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, ये ध्यान रखना। इससे रिलेटेड फीचर्स से रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कि ऐसा क्वेश्चंस आपको आएगा कि पाइथन डज नॉट सपोर्ट जीयूआई प्रोग्रामिंग, सपोर्ट जीयूआई प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आप, या फिर डज नॉट सपोर्ट जीयूआई प्रोग्रामिंग, ऐसा क्वेश्चंस आपको आता है वहाँ पे। या फिर आप, ऐसा क्वेश्चन है कि आप पाइथन लैंग्वेज से यूज कर बस बैकएंड बना सकते हो, फ्रंट एंड नहीं बना सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको जीयूआई से रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से रिलेटेड होगा। तो आपको ये फीचर्स ध्यान में रखने, क्या फीचर्स होते हैं, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन, डेटा टाइप्स इन पाइथन। आई होप सबको पता होगा ये कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन पाइथन के पास 5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, कोई बताएगा? किसी को पाइथन के डेटा टाइप्स नहीं याद है अभी? न्यूमरिक, स्ट्रिंग और टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी। ये याद नहीं किसी को? याद है ना ये सबको? यस सर। ये डेटा टाइप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके इंटरनल ओरल में तो पूछेंगे ये क्वेश्चन, ध्यान में रखो। सबसे पहला होता है न्यूमरिक, देन स्ट्रिंग, देन टपल्स और सेट, सॉरी सेट्स नहीं, टपल्स, लिस्ट एंड डिक्शनरी। ओके, अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉमन बनता है, कि आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड डेटा टाइप इन पाइथन, कि कौन सा कोड डेटा टाइप नहीं है, और वहाँ पे ऑप्शन में सेट होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेट जो है वो कोड डेटा टाइप नहीं है पाइथन का। पाइथन की 5 डेटा टाइप है जो कोड डेटा टाइप क्या क्या है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। ओके, इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, आपसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि किन चीज़ों का को मिला के आप एक प्रोग्रामिंग पूरा प्रोग्राम क्रिएट करते हो, एक लॉजिक बनाते हो, कि आप किन चीज़ों का यूज़ कर, छोटे छोटे कंपोनेंट्स का। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला आइडेंटिफायर्स होता है अपने पास। आइडेंटिफायर्स मतलब किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी फंक्शन का नाम, हम उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। देन उसके बाद कीवर्ड्स, देन वेरिएबल्स, देन कमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ऑपरेटर्स भी आते हैं इसमें। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स आप किसी भी चीज़ को बोल, जिन चीज़ों से मिलके पाइथन की प्रोग्रामिंग हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन में एक फोर्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंडेंटेशन, क्योंकि ये बस पाइथन ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो ये सबको ध्यान में होना चाहिए कि इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है। इंडेंटेशन का मतलब बेसिकली स्पेस होता है। ठीक है, जब आपसे एक्सटर्नल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ओरल में, तो वो सिंपल बताना है कि सर, और सब सर या मैम, और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं हमारे, वो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सेपरेट करने के लिए, एक नए ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। बेसिकली जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो कंप्यूटर को स्पेस और ये सब चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, उसको हम ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है, देन दूसरा ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम जावा में सेमी कोलन देते थे। सेमी कोलन का मतलब क्या था, एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथन में ये सब चीजें नहीं होती, तो यहाँ पे हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। मतलब कि अगर आपने एक पार्टिकुलर स्पेस दिया, एक टैब स्पेस दिया, उसका मतलब हुआ कि आपने एक नया ब्लॉक स्टार्ट कर दिया और पीछे वाला
वाला जो पुराना ब्लॉक है आपका वहीं पे एंड हो गया, इसका ये मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जावा की तरह कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं सी प्लस प्लस की तरह, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इंडेंटेशन मतलब सिंपल एक वाइट स्पेस, एक ब्लैंक स्पेस, ओके। ऑपरेटर्स इन पाइथन, ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स बेसिकली ऑपरेशंस, हम जो ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें करते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। मतलब कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑपरेंड पे, तो जिन जिन चीजों की हेल्प से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, कोई जल्दी बताएगा? जल्दी से कोई बताओ कि ऑपरेटर्स कितने तरीके होते हैं पाइथन में? कोई भी ऑपरेटर्स का नाम नहीं पता आप लोगों को? 6 to 7 operators are there. हाँ नहीं, हाँ कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? कितने, जितने याद है उतने ही बता दो एटलीस्ट। Arithmetic operators, assignment, bitwise, identity, membership, logical, and comparison. वेरी गुड। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। मेन मेन मेजर मेजर देखो, आप ओरल के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, पहली बात मैं आपको बता दूं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी सब्जेक्ट में ओरल के लिए जब प्रिपेयर होना है आपको, आपको एकदम मोस्ट कॉमन टॉपिक्स को चूज करना है। यहाँ पे जो भी मैंने मैड में बताया था जो क्वेश्चंस, शायद बहुत सारे लोगों ने मैसेज मुझे किया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस उनमें से पूछे गए थे। तो जो कॉमन क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑपरेटर्स इन पाइथन में मेजर कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, फ्लोर डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है। उसके बाद होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे एंड और नॉट, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता रखा इन चीज़ों के बारे में, मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता रहा हूँ। एंड और नॉट क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर होता है। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। एंड का मतलब जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तो वो रिटर्न ट्रू करता है। और का मतलब जो जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। और नॉट का मतलब जो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तब वो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। नॉट का मतलब नॉट इक्वल टू हो तो, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब ये बेसिकली दो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी इक्वलिटी आइडेंटिटी को चेक करता है कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट इन्वोक कर रहा है, जो डेटा बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के पास है, वो दोनों का इक्वल है या नहीं, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हो इसको। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या होता है? इज और इज नॉट, राइट। और मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है? इन और नॉट इन, मतलब कि एक पार्टिकुलर टपल में, एक पार्टिकुलर सेट में, एक पार्टिकुलर लिस्ट में वो चेक करता है कि ये एलिमेंट मौजूद है या नहीं, ये उसका मेंबर है या नहीं, उसको आप बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। लॉजिकल, 8 क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया, बताओ कोई। And or not. यस, एंड और नॉट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, नेस्टेड इफ, ये सारी चीजें कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर कंडीशन को चेक करे। आपके पास एक कंडीशन होती है ना कि ये कंडीशन हुआ तो हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ये कंडीशन दूसरा, एक दूसरा कंडीशन हुआ तो हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एक तीसरा हुआ तो हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब ये होता है बेसिकली कि जैसे आपकी भी बहुत सारे हमने प्लान किए रहते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा होता है कि जैसे अभी डिप्लोमा में 95% आएगा तो हमें सीओपी मिलेगा, ठीक है। उससे अबव आया तो 90 से अबव आया तो हमें पीआईसीटी सपोज करो मिला, उससे अबव आया तो हमें वीआईटी मिला। ये क्या कंडीशंस है, डिफरेंट कंडीशंस है। तो हम डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट सेट ऑफ कोड्स लिखते हैं, उसको हमने बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। इफ क्यों यूज करते हैं? जब आपके पास बस एक कंडीशन है, सपोज करो आपके पास एक कंडीशन है कि अगर बारिश, एग्जाम्पल, अब जब एग्जामिनर को समझाओ तो ऐसे समझाना। अगर इफ कंडीशन का एग्जांपल क्या है कि अगर बाहर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बस एक कंडीशन आएगा तो ये इफ कंडीशन में आएगा कि ठीक है। इफ रेन, सपोज करो इफ प्रोग्रामिंग में के लैंग्वेज में अगर हम समझे तो क्या होगा? इफ रेन इक्वल्स टू ट्रू देन आई विल नॉट गो आउटसाइड, ओके ऐसा, या फिर आई वोंट गो। तो मतलब ये क्या हो गया कि एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि अगर बारिश नहीं, अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं होगी तो हमने कोई कंडीशन नहीं डाला इसमें, ठीक है, कि हम मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। बारिश अगर होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये एक ही कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स में क्या हो जाएगा कि पहला कंडीशन है बारिश अगर होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो एल्स में आ गया कंडीशन कि मैं बाहर जाऊंगा, मूवी जो भी है, ये इफ एल्स में आ गया, ठीक है। अब नेस्टेड इफ में क्या होगा कि इफ के अंदर इफ आता है कि अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बारिश नहीं होगी, ठीक है, तो उसके बाद नेस्टेड इफ आ जाएगा कि इफ के अंदर इफ कि इफ अगर बारिश नहीं होगी और इफ अगर इस एरिया में ट्रैफिक नहीं तो मैं इस एरिया में जाऊंगा, इफ अगर इस एरिया में ट्रैफिक नहीं तो इस एरिया में जाऊंगा। मतलब इफ के अंदर जब इफ आती है तो वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। हर बार कोई जरूरत नहीं है कि आपको जब एग्जामिनर पूछे तो आप वही इवन ऑड का एग्जाम्पल बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव का बताओ, क्योंकि वो बहुत ही क्लीशे साउंड करेगा वो, क्योंकि ये बहुत ही नीश है कि हमने
स्टार्टिंग से वही प्रोग्राम देखा है, तो एग्जामिनर को लगा कि आपको बस वही प्रोग्राम एक पार्टिकुलर आता है। तो जब ट्राई करो कि जब आपका ओरल हो, अभी नहीं कभी भी, डिग्री में भी जॉब में भी, ट्राई करो कि रियल चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो, रियल टाइम की चीज़ों को, और प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करो, समझ एटलीस्ट ओरल टाइम में, कि समझा पाओ, कि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए कि इसको एग्जैक्ट कोड चीज़ें पता है इन लोगों को, कि एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हमारा, प्रोग्राम टू फाइंड इवन और ऑड। इसमें किसी को कुछ लग रहा है इसका लॉजिक समझने में टफ? इवन और ऑड कैसे नंबर्स होते हैं? इवन मतलब क्या होता है, जो टू से डिवाइड हो। ऑड मतलब जो टू से डिवाइड करने पे वन आए। इसका लॉजिक कोई बताएगा अभी क्या होता है? बहुत ही ईजी, हमने इसका प्रोग्राम किया, अभी कोई बताएगा लॉजिक क्या लिखते हैं हम लोग इसमें? Number mod 2 equal to 0, that means it will print even or else odd. यस। मॉड ऑपरेटर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पे? क्योंकि मॉड ऑपरेटर हमारे रिमाइंडर को रिटर्न करता है, क्योंकि हमें रिमाइंडर से मतलब, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा तो इवन होगा, रिमाइंडर वन आएगा तो ऑड होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मॉड्यूलस बेस को हम लोग बोलते हैं। कोई भी हम एक नंबर लेते हैं यूजर से, उस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, नंबर मॉड टू। टू हम लोग लेते हैं क्योंकि इवन हमें ऑड चेक करना होता है, हम वहाँ पे इवन चेक करते, टू से डिवाइड करते, इक्वल्स टू अगर जीरो है तो इवन, अगर वन है तो ऑड, ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर जीरो से बड़ा है, अगर ग्रेटर देन जीरो हम लोग डालते हैं वहाँ पे फिल्स में, तो वो छोटा होगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। सिंटेक्स फॉर फॉर लूप, क्या होता है फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? हम लोग फॉर स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल इन सीक्वेंस, ब्रैकेट के अंदर अपने रेंज डालते हैं, और इटरेशन भी डालते हैं, याद रखना। क्या होता है इसका सिंटेक्स? फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, सबसे पहले रेंज, इनिशियल रेंज, फाइनल रेंज, जैसे वन टेस्ट, वन से टेन, तो वन, वन कॉमा टेन, और अगर इटरेशन वन है, टू है, अगर वन से जंप करेगा, टू से जंप करेगा, तो हम क्या डालेंगे? वन, या फिर टू, या फिर थ्री, या फिर उसको, वो ऑप्शनल होता है, आप उसको छोड़ भी सकते हो, अगर आपने छोड़ा तो ये वन से इंक्रीमेंट होगा, राइट। अगर सपोज करो हमने ऐसा एक प्रोग्राम डाला कि फॉर वेरिएबल आई इन रेंज वन कॉमा टेन, और कॉमा इटरेशन में वन डाला, प्रिंट आई, तो क्या प्रिंट होगा बताओ? 1 to 9 sequential. यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा प्रिंट। एमसीक्यू एग्जाम में ध्यान रखना प्लीज, बहुत सारे लोग यहाँ पे, मेरे को लगता है कि 70% लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कि जब जैसे ही देखेंगे रेंज में 1 से 10 और प्रिंट टाइम, मतलब वो 1 to 10 लगा देंगे, टिक। याद रखो कि जब हम स्टार्टिंग, जो हमारा नंबर वन वो प्रिंट होता है, बट जो लास्ट नंबर है वो कभी प्रिंट नहीं होता, उसके एक पहले तक प्रिंट होता है, एक पहले लास्ट डिजिट तक। तो याद रखना ये, कि वन से अगर 10 है तो मतलब 9 तक प्रिंट होगा, वन से 11 है तो 10 तक प्रिंट होगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट करने आता है कि आपको 10 तक प्रिंट करना, तो आप क्या डालोगे रेंज में फिर? 1 से 11। Up to 11. ओके, राइट। उसके बाद लिस्ट्स इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली एक डेटा टाइप है पाइथन का, जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है एक वेरिएबल में। लिस्ट से पहले जितने भी हम, अगर हम सपोज करो हमें 3 वेरिएबल्स पे काम करना, 3 डेटा लेना, तो हमें क्या 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। बट लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, ये सब हमें क्या करता है? एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा को ले सकते हैं। आपसे एग्जामिनर ऐसे देखो, अगर आपको बस ये पता होगा लिस्ट डेटा टाइप है, और लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा लेते हैं, तो उस वो काफी नहीं होगा। जब आपसे एग्जामिनर पूछे कि हम लिस्ट को यूज क्यों करते हैं पाइथन में, तो आपको बताना आना चाहिए कि लिस्ट से पहले अगर हमें 3 डेटा 4 डेटा लेना हो, तो हम 4 वेरिएबल ले सकते हैं, बट जब हमें 100 डेटा लेना, 200 डेटा लेना हो, तो हमें 200 अलग अलग वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा। अब 200 वेरिएबल्स बना भी लिए हम, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा प्रोग्राम को? कि लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा। लाइन ऑफ कोड बढ़ने से दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला तो प्राइस बढ़ेगा। आपको शायद याद हो ना हो, कॉस्ट एस्टिमेशन हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एलओसी पे डिपेंड करता है हमारा सॉफ्टवेयर का कॉस्ट। अगर एलओसी बढ़ा, लाइन ऑफ कोड बढ़ा, तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा सॉफ्टवेयर का, ठीक है। कॉस्ट जैसे ही बढ़ेगा, और उसके अलावा क्या बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा। और प्रोग्राम जो रन करेगी उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ेगी। तो इस वजह से हम लोग सर वेरिएबल्स को, एक ही सारे डेटा, मल्टीपल डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करने की ट्राई करते हैं। उस चीज़ के लिए हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे आप आंसर्स दोगे वहाँ पे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब उनको समझ में आता है कि इन लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, और वहां पे आपके वो नंबर काटने से पहले सोचेंगे कि नहीं यार, इसको पूरा कॉन्सेप्ट पता था, ठीक है। तो आपको ऐसे आंसर्स देना है वहां पे, एकदम परफेक्ट आंसर, प्रॉम्प्ट आंसर। ये नहीं कि बस डेफिनेशन पढ़ लेंगे, लिस्ट इज काइंड ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन, इसका सिंटैक्स ही होता है, नहीं, ये काफी नहीं होगा बस। अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, तो आपको वैसे उस लेवल का आंसर भी देना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है लिस्ट के? कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड होता है,
यही सब होता है। ठीक है, मल्टीपल डेटा में स्टोर कर सकते हैं उसका लिस्ट, एनी 4 मेथड्स इन लिस्ट। क्या क्या मेथड होते हैं? सबसे इजी वाले आप देख लो, मीन होता है, मैक्स होता है, मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न करता है, मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न करता है, कंपेयर, दो लिस्ट को कंपेयर करता है, फिर उसके बाद लेंथ हम चेक कर सकते हैं लिस्ट का, देन एक लिस्ट फंक्शन भी होता है जो किसी भी अलग डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, राइट। इसके टपल्स, टपल्स भी सेम लिस्ट की तरह होता है। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछा जाए तो सेम आप यही चीज बताना जो मैंने आपको लिस्ट में बताया, बस क्या फर्क है कि यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसे डेटा टाइप क्यों लेना जो आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे? कोई बताना चाहेगा? अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा, सपोज करो मैं आपका ओरल ले रहा हूँ अभी, ठीक है, जस्ट एज्यूम मैं, एक सेकेंड, या मैं यहाँ पे किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ओके, आशु, आशु, राइट, आशु, कैन यू हियर मी? तनु प्रिया, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? आरती पाटिल, Yes, sir. और आपसे क्वेश्चन पूछा अगर जाएगा टपल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर टपल्स में मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं बट अगर वो चेंज अगर नहीं कर सकते हम, इम्यूटेबल होता है, अगर उसको अनचेंजेबल होता है, अगर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्यों यूज़ करते हैं उसको एज अ डेटा टाइप पाइथन में? क्या So आंसर your होगा voice आपकी अकॉर्डिंग, क्या breaking. होना चाहिए? क्या? And for security. यस। कई बार कैसा होता है कि हमें ऐसी चीज़ें, हमें ऐसा फॉर्म्स में डेटा को लेना पड़ता है, ये कई बार हमें हमारे पास स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आता है जहाँ पे हमें डेटा को चेंज नहीं करना है, हमारा ये इंटेंशन होता है कि हम डेटा को चेंज नहीं करना चाहते हैं। उसका कोई एग्जांपल जैसे आप बता लो कि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर में, जैसे एसबीआई में, आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है, ओरल के टाइम पे। एसबीआई में, ऑनलाइन SBI.com पे आज से लेकर 2 या 3 साल पहले तक आप प्रोफाइल के पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का। मतलब आप लॉगिन के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन SBI.com पे दो पासवर्ड होते हैं, एक होता है हमारा लॉगिन का पासवर्ड, एक होता है हमारा प्रोफाइल पासवर्ड जो ट्रांजेक्शन्स में यूज करते हैं। पहले के टाइम पे 2-3 साल पहले शायद, आई थिंक लास्ट ईयर तक, ठीक है, आप प्रोफाइल के पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते थे बिना बैंक जाए हुए। आपको बैंक जाना पड़ता था, एक टोकन जनरेट होता था, देन वो टोकन के अकॉर्डिंग आपकी पासवर्ड चेंज होती थी। बट अब क्या हो गया कि अभी वो चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है, लाइक अभी तो एटीएम कार्ड की मदद से हम लोग कर लेते हैं, बट पहले नहीं होता था। तो इस ऐसा सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें को चेंज हम नहीं कर सकते हैं, जैसे क्या होता है कि जीमेल, जीमेल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल, आप अपने जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हो क्या एक बार बनाने के बाद? नेम चेंज कर सकते हो, जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हो क्या, यूज जो आईडी होती है हमारी? No. नहीं। इट्स एग्जाम्पल ऑफ टपल डेटा टाइप। एग्जैक्ट यही बताना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा क्योंकि प्रैक्टिकल आप सारे लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद सिंटेक्स ऑफ टपल कैसे क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था, सेम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। सेट्स इन पाइथन, सेट्स हम लोग, सेट्स पाइथन में क्या होता है, सेट्स भी एक काइंड ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सेम वही चीज़ होती है। बट सेट्स में क्या होता है कि कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं जो डिफरेंट थोड़े होते हैं, जैसे मैथ्स में यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जहाँ पे हमें चाहिए होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सिंपली सेट को ऐड करना है, बट यहाँ पे सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते, सपोज करो। तो इसका हम लोग हेल्प कहाँ पे लेते हैं, सपोज करो आपके पास एक डेटा जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास एक और डेटा है जहाँ पे 70 स्टूडेंट हैं, ये 50 तो हैं ही बट और भी 20 ऐड हुए हैं उसमें, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक था डेटा 1, डेटा 2, अब आपको चाहिए कि आपको दोनों डेटा को मर्ज करना, तो आप क्या करोगे, सेट 1 यूनियन सेट 2। अब यहाँ पे कोई और डेटा टाइप रहता तो क्या होता है, ऐड करने पे दोनों डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाते हैं, बट सेट्स में नहीं आते हैं। सेट्स में 1 to 70 यूनिक वैल्यूज आएंगे, तो इसलिए हम लोग सेट्स का यूज करते हैं। कुछ मैथमेटिकल जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था, सेम वैसे यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब सेट को ऐड करना होता है। बट अगर आपने ऐड किया, सपोज करो आपका सेट 1 है जिसमें आपकी वैल्यूज है 1, 2, 3, और आपका सेट 2 है जिसमें वैल्यूज है आपकी 3, 4, 5, तो आपका यूनियन क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। 3 2 बार है बट 3 रिपीट नहीं होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती है वहां पे, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जो वैल्यूज दोनों में कॉमन है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी हम लोग
इन रियल लाइफ डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, आपके सामने वर्ड्स होते हैं, उनका मीनिंग दिया रहता है, राइट। कि आप सपोज करो की है हमारा मैंगो, तो वहां पे उसके सामने लिखा रहता है आम, या फिर एप्पल है तो वहां पे सेब लिखा रहता है, राइट। तो वाटर है तो पानी लिखा रहेगा। तो ये वाटर, मैंगो एंड एप्पल क्या हुआ, हमारे कीज हुए, और वैल्यू क्या हुआ, हमारा आम, सेब, पानी, ये सब हमारे वैल्यूज हुए। तो डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है, इसलिए इसका नाम में डिक्शनरी पड़ा है। की वैल्यू पेयर क्यों यूज करते हैं हम लोग, जैसे आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर है, एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर है, कॉलेज सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आपको नेम रोल नंबर के सामने, जैसे रोल, इस रोल के पे कौन सा नेम असाइंड है, तो वहां पे आपको डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज कर सकते हो आप। जितनी भी चीजें हम लोग अभी समझ रहे हैं ना, उनका सबका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करो, एप्लीकेशंस फाइंड आउट करो। उससे एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आप उस टॉपिक को कितने अच्छे से समझते हो। नॉट इवन ओनली अबाउट ओरल एग्जामिनेशन, अगर आप थ्योरी में भी आते हैं, अगर थ्योरी अगर आपकी लिखने वाली एग्जाम होती है, अगर उस समय भी सेम यही चीज़ आपको काम आता कि आपको जितना ज़्यादा एप्लीकेशंस पता होगा ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप बातें बना सकते हो पेपर पे। अब आप सपोज करो 4 मार्क्स का पेपर है, आपने 2 पेज आंसर लिखा, एनी हाउ कोई भी किसी को भी 4 मार्क्स आपको देना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि आपने उतना बड़ा आंसर लिखा है एंड समवेयर वो रिलेवेंट भी है। हो सकता है उसमें से कुछ चीजें गलत भी हो, बट स्टिल उसको 3.5 तो देना ही पड़ेगा। तो ये चीजें, जैसे एक बार हमारे एग्जाम में एक चीज हुई थी, शायद आई थिंक डेटा कम्युनिकेशन का एग्जाम था या फिर डीबीएमएस का, कुछ तो ऐसी कुछ पेपर था मेरा, ठीक है। उसमें एक बहुत ही इरिलेवेंट टॉपिक आ गया लास्ट में, कुछ तो बस के बारे में कुछ डेटा डायग्राम बनाना था, जो हमारे सिलेबस का था भी नहीं, ठीक है। बट मुझे एकदम आइडिया नहीं थी उस टॉपिक के बारे में, बट उस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में ना एक बस टॉपिक था जो टीसीपी आईपी सेट से थोड़ा बहुत मैच कर रहा था, एक वर्ड, बस बस एक वर्ड। मैंने क्या कि उस वर्ड को पकड़ के उस क्वेश्चन के लिए कुछ और आंसर लिखा, मतलब एक बनावटी आंसर, थोड़ा सा रिलेवेंट करके लिखा आंसर। और जब मार्क्स आया तो 70 आउट ऑफ 68 मार्क्स आए। इसका मतलब उस क्वेश्चन में मेरे को 2 नंबर कट भी किया होगा तो 2 नंबर मिला होगा, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टेड ऑफ लिविंग दैट क्वेश्चन, मैंने ट्राई किया। तो ट्राई भी कैसे किया, ऐसे भी हमें कुछ भी लिखना है, आपको उससे रिलेवेंट टॉपिक्स ढूंढने, कंप्लीट क्वेश्चन को देखो, एक वर्ड को पकड़ो, अगर आपको एक वर्ड भी समझ में आ रहा है तो उस पर आंसर्स लिखने का ट्राई करो। और आंसर्स आप तभी लिख पाओगे जब आपको एप्लीकेशन चीज़ों की पता होंगी। तो एक बार सेशन के बाद पूरे क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर से नोट्स पढ़ो, पीपीटीज पढ़ो, लेक्चर्स देखो, और एक बार समझने की कोशिश करो कि क्या है उसके एप्लीकेशंस, क्या होते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। उसके बाद हमारा क्लास। क्लास क्या होता है, बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है। जब भी हम कोई कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो, या फिर हमारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं, जितने भी डेटा है हमारे, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है। जो भी चीज़ें हम लोग, पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है, पूरा प्रोग्राम है, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट होगा कि हम एग्जैक्टली उसमें करने क्या वाले, वो पूरा क्लास दिखाता है। क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डेटा होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो क्लास हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मिले। सपोज करो हमारे पास 2-3 ऑपरेशन हमें कंटिन्यू परफॉर्म करने, सपोज करो हमारे पास 3 ऑपरेशन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, तो हमने अलग अलग क्लास बना लिया ताकि हमारी कोड सिंप्लीफाई हो जाए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी इंस्टेंस होती है क्लास की। अगर आपको क्लास के अंदर की कोई भी चीज यूज करनी है, अगर क्लास के अंदर सपोज करो आपने मेथड बनाया, आपने वेरिएबल्स बनाया, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और कौन से ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज या मेथड्स को यूज करते हैं, कोई बताएगा। डिराइव क्लास। डॉट ऑपरेटर। किसी भी लैंग्वेज में हम डॉट ऑपरेटर का ही यूज करते हैं अगर हमें क्लास की फंक्शंस को यूज करना है, वेरिएबल्स क्यों नहीं, ऐसे लगते थे हम लोग ओबीजी डॉट ऐड फंक्शन को कॉल करते थे ना, ऐसे ही करते थे ना हम लोग कॉल। तो डॉट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। डिफाइन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ अगेन डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा। हम वहाँ पे फंक्शन बेसिकली एक सेट ऑफ कोड से स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सपोज करो हमारे पास 2-3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने जो बार बार करने, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं कि एडिशन का हमने फंक्शन बना दिया, और उसको हम लोग बार बार कॉल करेंगे ताकि हमारी प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो और हमारा सेट ऑफ जो लाइन ऑफ कोड है वो भी कम हो जाए, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन बेसिकली हमारे कोड को और ज़्यादा मॉड्यूलराइज करता है, लाइन ऑफ कोड को कम करता है। सिंटेक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन में। डेफ, डीईएफ। यस, डीएफ का यूज करते हैं। और कॉल करने के लिए हम लोग कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं करते, डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई बताएगा। Deriving the properties and methods of one class into another. ये अनदर क्लास। और हम लोग क्यों करते हैं इनहेरिटेंस का यूज,
reusability. यस, रीयूजेबिलिटी। कई बार कैसा होता है कि हमने ऊपर क्लास बनाया, उसकी आधी चीज़ को हमें नीचे यूज़ करना है, पूरी चीज़ को नहीं यूज़ करना। पूरी चीज़ को यूज़ करना होगा तो वो डुप्लीकेट ही क्लास बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ऐसा आप आंसर दे सकते हो वहाँ पे कि सर अगर हमने एक क्लास बनाया क्लास ए, और क्लास ए की कुछ वेरिएबल्स हमने सपोज करो हमने 4 वेरिएबल्स वहाँ पे बनाए, और क्लास बी में हमें उसमें से 2 वेरिएबल्स को यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर कॉल करें और जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम उन चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? बेसिकली सिंटेक्स कुछ नहीं होता है, एक वर्ड होता है। क्या कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं क्लास को इनहेरिट करने के लिए पाइथन में? कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं फिर हम इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड पाइथन में में? यूज करते, विद इन ब्रैकेट में बेस क्लास मेंशन करते हैं। हाँ, बेस क्लास कैसे मेंशन करते हैं? कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? क्लास ए क्लास पैरेंथेसिस ओपन We write the base class in the brackets. इन इनसाइड द पैरेंथेसिस, राइट? यस। Yes. यस, ऐसे सिंटेक्स आप होती है इनहेरिटेंस की। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कुछ पाइथन में जो हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत बहुत टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। एक बार जो नोट्स है, इस नोट्स स्टार्टिंग कुछ नोट्स मैंने दिए हैं अपलोड किए, उन नोट्स को आप एक बार देखो। ठीक है। और बुक अगर किसी तो बुक से भी सारे क्वेश्चन इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी नहीं लग रहा होगा, बट आप जब एग्जाम में बैठोगे एमसीक्यू एग्जाम में, तो आपको ऐसा लगेगा कि इन टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स होंगे जो आप, बहुत सारे कोड है। ठीक है। वैसे भी हम लोग 1 तारीख से मॉक टेस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जो एमसीक्यू बुक्स दिया है आप लोगों को, उसको अच्छे से पढ़ो पहले। एमसीक्यू बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेमेस्टर 6 सेमेस्टर की लास्ट ईयर 6 सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। 30 प्लस क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ऐसे मैच किए थे। तो आपको पूरा एमसीक्यू पढ़ के लेना है, एक भी क्वेश्चन उसमें से छोड़ना नहीं है। ठीक है। क्लियर है सबको? वो एमसीक्यू बुक Yes, सबके sir. पास है? यस सर। ठीक है। तो वो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूरे पढ़ने हैं, और इन टॉपिक्स को एक बार बुक में पढ़ो जाके, देखो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिनका ओरल हो चुका है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनका ओरल नहीं हुआ उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, राइट? ओके। तो आज की सेशन में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग आज ही 10-15 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड का, जहाँ पे हम लोग जो एंड्रॉइड का हमारा एक लास्ट लेक्चर, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट आई गेस बताया, ब्लूटूथ एंड एसक्यूएल डेटाबेस, उसको हम लोग आज देखेंगे। देन हम लोग 1 तारीख से कंप्लीट मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हर रोज। मैं अभी से ही प्लान कर रहा हूँ, तो मैं स्केड्यूल करके ही छोड़ूंगा उस मॉक टेस्ट को, जो हर रोज इसी प्लेटफॉर्म पे टीच मिनट पे हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्केड्यूल इजिली कर सकते हैं थोड़ा। तो वो स्केड्यूल करके मैं रख दूंगा उसको, तो हर रोज 8 बजे 9 बजे आपका टेस्ट स्केड्यूल होगा, आपको हर रोज देना है वो टेस्ट। ठीक है। कुछ पेपर पाइथन के एंड्रॉइड के, ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है। क्लियर है सबको आज की Yes, चीज़ें? sir. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को एंड्रॉयड की उस ब्रैच में आना होगा, इस सेम क्लासरूम पे हम लोग परफॉर्म करेंगे एंड्रॉयड का भी लेक्चर। ठीक है। तो अगर किसी को प्रैक्टिस में वापस से आना ब्लूटूथ और एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में, तो आप आ सकते हो, क्योंकि सेमिनार में हमने उन टॉपिक को थोड़ा सा फास्ट किया था। ठीक है। बट अभी हम लोग फास्ट नहीं करेंगे।